और बताइएगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हाउ डू चिल्ड्रन लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, पहला ऑप्शन है मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स, जहां बच्चा एक्टिव है वहां सीख रहा है, वो चीजों को बनाकर वह कार्य करके, हाँ भाई बच्चा एक्टिव है, बच्चा एक्टिव है तो सीख रहा होगा। रीडिंग एंड राइटिंग, यहाँ पे भी बच्चा रीड और राइट कर रहा है तो सीख ही रहा है ना, एक्टिव तो है ही रीडिंग राइटिंग में भी, ठीक। टॉकिंग एंड लिसनिंग, जब वो बात कर रहा है या सुन रहा है दूसरे को तब भी वो सीखता है, बिल्कुल सही बात है। थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, यानी वो सोच रहा है और मनन कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसी एक चीज पे प्रकाश डाल रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, तो ये यहाँ पे भी बच्चा एक्टिव ही है। तो चारों ऑप्शन में बच्चा एक्टिव ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कहीं मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं फोर्थ ऑप्शन में, तो यही सही हो गया। 90% लोग सही जवाब यहाँ पे दे रहे हैं कि बच्चे को हमें बेसिकली एक्टिव रखना है, और ये सारे ही तरीके बच्चे को एक्टिव रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास आर स्टूडेंट्स लाइकली टू लर्न वेल, कौन सी एक कक्षा में बच्चे बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो पहला ऑप्शन है टीचर एम्फेसाइजेस पैसिव रिसेप्शन ऑफ नॉलेज, जहां बच्चा पैसिव है, निष्क्रिय है, वो तो हटा ही दीजिए। टीचर बिलीव्स ओनली चिल्ड्रन विद हाई आईक्यू कैन डू वेल इन एकेडमिक्स, ये बेवकूफ है टीचर, मतलब सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट सच बात है ये कि अगर टीचर को ये लगता है कि सिर्फ जिनका आईक्यू हाई है वो ही अच्छा करेंगे, तो ये भी अपने आप में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर अगर हम बात करें टीचर, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये गार्डनर कह रहे हैं, हार्वर्ड गार्डनर कह रहे हैं कि सिर्फ आईक्यू के आधार पर अगर हम बांटने लग गए बच्चों को, तो आईक्यू इकलौता तरीका नहीं है किसी को गिफ्टेड कहने का। आईक्यू का मतलब ये नहीं है कि अगर हम इस हिसाब से देखें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो घोषित कर ही दिया था कि इनसे तो कुछ होगा नहीं, फिर उन्होंने वंडर्स कर दिए। टीचर अलाउज चिल्ड्रन टू फॉलो देयर ओन पेस ऑफ लर्निंग, ये एकदम बेस्ट तरीका है कि मतलब अगर टीचर ने ये मान लिया कि भैया वही बच्चा अच्छा करेगा जिसका आईक्यू अच्छा है, फिर आप क्या करेंगे, आप बजाइए वो आता है ना हारमोनियम, बजाइए आप बैठ करके, भाई आप भी तो कुछ करेंगे, कि सिर्फ आईक्यू ही करेगा सब कुछ। तो अगर हम देखें आईक्यू अच्छा होते हुए भी चीजें नहीं बन पाएंगी, अगर अच्छे से नहीं सिखाया गया, अच्छा माहौल नहीं मिला, बच्चों को अपने पेस पे सीखने का मौका नहीं दिया गया, तो ठीक है ना, सिर्फ अकेला आईक्यू थोड़ी कुछ करेगा। तो टीचर अलाउज चिल्ड्रन टू फॉलो देयर ओन पेस ऑफ लर्निंग, यानी वहां बच्चा अच्छा सीखेगा जहां शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। बच्चे का, हर एक बच्चे की अपनी गति है, अपना पेस है सीखने का, अपनी स्पीड ऑफ लर्निंग है ना। कोई बच्चा थोड़ा धीमे सीखता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को किसी मेथड से समझ आएगा, तो अपने पेस पे सीखने देना है बच्चे को, जो फास्ट सीखता है उसको उस तरह से सिखाना है, ठीक। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, टीचर फॉलोज स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल चिल्ड्रन। देखिए स्टैंडर्ड नहीं, डिफरेंशिएटेड चाहिए हमें, इंस्ट्रक्शन भी करिकुलम भी फ्लेक्सिबल चाहिए। स्टैंडर्ड तो सबके लिए सेम हो जाता है, जबकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, चेंजेस चाहिए बच्चों के अनुसार, क्योंकि सारे बच्चे सेम नहीं है, तो सबको हम सेम मेथड से या सेम ही करिकुलम नहीं होना चाहिए, उसमें अंतर होने चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं आपकी जो ईवीएस वगैरह की बुक्स भी हैं, एक चैप्टर होगा साउथ इंडिया के बारे में, दूसरा होगा किसी और चीज के बारे में, तो वो एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के लिए किताब अलग हो जाएगी। करिकुलम का मतलब ये थोड़ी, करिकुलम में तो सब कुछ आ जाता है, सारी एक्टिविटीज जो भी स्कूल में हो रही है। इतनी बात क्लियर है? चलिए आप फटाफट से जवाब दे दीजिए। मैम फास्ट कराओ। अब बस हम फास्ट करेंगे क्योंकि अब ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। अब फटाफट आपको क्वेश्चंस करते जाना है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो लोग पहली बार भी देख रहे थे अब उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी ही होगी, मुश्किलात का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट है। आप लोग इतनी संख्या में आज रात को 9 बजे जुड़े हुए हैं, मतलब आप लोग 9 बजे ही फ्री होते हैं क्या? कल हम 7 बजे रखेंगे क्लास, देखेगा एक बार, फटाफट से बताना। चलिए खैर समझते हैं कहानी क्या है, देखना एक बार। 86% लोग फर्स्ट कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज प्रमोटेड थ्रू। समस्या समाधान जो टॉपिक है वो लर्निंग से ही जुड़ा हुआ है, थिंकिंग एंड लर्निंग से, तो इसी यूनिट में आ जाता है। हालांकि बहुत डीप में समस्या समाधान पे क्वेश्चन नहीं आते, जब पेपर ऑनलाइन हुआ था तो 1-2 बार पूछे गए थे, तो बहुत ज्यादा स्टेप्स के रट्टे लगाने की जरूरत नहीं होती। तो एक तो आपको बेसिक बात ध्यान रखनी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी। पहला स्टेप होगा अवेयर हैं आप समस्या के प्रति, आप जागरूक हैं कि समस्या है क्या, ये है फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग में। हिंड्रेंस क्या होती है और इसमें सहायता क्या करता है, ये बहुत बार पूछ लिया गया है आज तक स्टेप्स के अलावा। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होगी, एनालॉजिकल थिंकिंग से, यानी तार्किक सोच। अब तार्किक सोच तो चलो हिंदी वालों को तो इजी हो गया होगा, लेकिन एनालॉजिकल थिंकिंग का मतलब डायरेक्ट तार्किक ही नहीं होता। एनालॉजिकल का मतलब क्या होता है अभी समझेंगे। बच्चे को पैसिव तो रख नहीं सकते, तो ये तो गलत हो गया। रिस्पॉन्स सेट भी एक ही तरीका काम करता है आपके दिमाग में, है ना, कि मतलब एक तरीका सेट हो गया, बस वो जरूरी नहीं है सही ही हो सकता है जो चीज आपको पता है, आपसे कोई कुछ पूछेगा और आपको गुड गर्ल बनना है तो आप एक ही जवाब देंगे, यानी एक ही तरीका सेट हो गया, बस किसी भी बात का जवाब एक ही है। जैसे आपकी मम्मी को लगता होगा सारे जो फसाद की जड़ है वो सिर्फ आपका फोन है, उसी की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसी की वजह से आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उसी की वजह से आप खाना नहीं खा रहे हैं, सारे रीजंस जो है वो फोन ही है, ठीक है जी।
इतनी बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें फंक्शनल फिक्सनेस की, फंक्शनल फिक्सनेस, अब रिस्पॉन्स सेट क्या है, ये भी प्रॉब्लम है। पैसिव है, अगर बच्चा बस रट्टा लगा रहा है तो कहां से प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा, नई प्रॉब्लम आएगी, सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। फंक्शनल फिक्सनेस, कार्यात्मक स्थिरता, ये भी एक तरह की प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये भी बाधा ही बनती है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल फिक्सनेस क्या है, आज से 20 साल पहले कोई तरीका आपके लिए काम कर गया था, आज भी आप उसी तरीके पे लगे हुए हैं, है ना, तो वो फंक्शनल फिक्सनेस है कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही होता है। मान लो पेन है तो पेन को तो सिर्फ लिखने के लिए ही यूज करेंगे, भाई जरूरत पड़े तो लोग तो उसको बन बनाने में भी यूज करते हैं बालों के, है ना, लोग तो अलग अलग तरह से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी एक चीज को आप यूज करने, मतलब एक मान लो अगर मैंने मान लूं कि मेरे को एग्जांपल देना है फोन का, तो मेरे पास फोन ही होना चाहिए, जबकि मैं रिमोट को भी फोन की तरह एग्जांपल की तरह यूज कर सकती हूँ। तो फंक्शनल फिक्सनेस है कि किसी एक तरीका, जो भी ट्रेडिशनल तरीका है बस उसी को मानना, किसी चीज को डिफरेंट वे में देखा जा सकता है ये नहीं मानना। एनालॉजिकल थिंकिंग बेटर है यहाँ पे, ये हेल्पफुल होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एनालॉजिकल थिंकिंग होती है कि आपको एक स्थिति में जो चीज आपके लिए काम की या यूज में आई आपके, उसी तरह की अगर दूसरी समस्या आती है तो आप पहले एक्सपीरियंस को यूज करके नई समस्या पे जा सकते हैं। एनालॉजी है ना। एनालॉजी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारी आंख जो है या कैमरा जो है हमारी आंख के जैसा, ये एक एनालॉजी है जिससे आपको आसानी से समझ में आ गई चीजें। चलिएगा आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो समानता दर्शानी है, बेसिकली एनालॉजी में समानता होती है दो सिचुएशंस में। तो आप पुरानी एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने, बहुत ही अलग सा एग्जांपल है, मतलब अलग सा मतलब आज के जमाने में हो गया, नहीं तो हमारे लिए तो होता था स्कूल में कि हम स्कूल जाते हुए अगर साइकिल की चेन उतर गई है और 4 में से एक ही इंसान को आती होगी वो चढ़ानी वापस, तो अगर मैंने वो पहले कभी चेन चढ़ाई है तो मेरे पास वो अनुभव है कि मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज करूंगी और उसको ठीक कर दूंगी। तो ये क्या हुआ, एनालॉजिकल थिंकिंग एक तरह से, या उसको दूसरी सिचुएशन में भी अगर मैं यूज कर पा रही हूँ सेम एक्सपीरियंस को, तो भी वो एनालॉजिकल थिंकिंग है। चलिएगा खैर, चिल्ड्रंस मिसकंसेप्शंस इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही है। चिल्ड्रंस मिसकंसेप्शंस यानी बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां। अब इसको मिसकंसेप्शन एंड एरर्स की अगर हम बात करें, या त्रुटियां भी, मिसकंसेप्शन को और क्या क्या कह सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है आपके जो सिलेबस में भी, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कह करके इसको दिखाया गया है। तो अगर मैं कहूं ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन का मतलब होता है अवधारणा या कॉन्सेप्ट अगर मैं कहूं तो, ठीक। या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, मिसकॉन्सेप्शन, जो अभी लिखा हुआ था मिसकॉन्सेप्शन। हालांकि आज के समय में हम मिसकॉन्सेप्शन ना कह करके इसको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, इसको और भी नामों से आ सकता है, ये नाइव कॉन्सेप्शंस, नाइव कॉन्सेप्शंस, भ्रांतियां हैं बेसिकली बच्चों की, कि बच्चे को लग सकता है कि जब आप पढ़ा रहे हैं वाटर इज कलरलेस, यानी पानी का कोई रंग नहीं होता, तो बच्चे ने देखा हुआ है तालाब में हरे रंग का पानी या ये रेड कलर का वाटर, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो तालाब में जब उसने हरे रंग का पानी देखा हुआ है तो वो तो कहेगा नहीं नहीं मैम पानी का तो रंग होता है, मैंने तो हरे रंग का पानी देखा है। तो ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, क्योंकि वो अपने अनुभव के आधार पे कह रहा है। जब ट्रेन जा रही होती है कहीं से और वो ट्रेन में गया है बच्चा और उसको लगता है, हमें भी बचपन में लगता था कि पेड़ जो है साथ में चल रहे हैं, जबकि पेड़ साइंटिफिकली साथ में नहीं चल रहे हैं, वो आपको लग रहा है अपने अनुभव के आधार पे। तो इनको हम मिसकॉन्सेप्शन या बच्चे की जो है मिसकॉन्सेप्शन कहने की बजाय या रॉन्ग कॉन्सेप्शन कहने की बजाय हम क्या कहते हैं, इनको नाइव या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस की वैकल्पिक अवधारणा है, बच्चे के सोचने का वैकल्पिक तरीका है कि ऐसे भी सोच सकता है, वो अपने अनुभव के बेसिस पे बता रहा है। तो इसको हम सिरे से नकार नहीं देते, मानते हैं और फिर इस पर डिस्कशन करते हैं ताकि ये चैलेंज होकर के ठीक हो जाए, क्योंकि साइंटिफिकली ठीक नहीं होता बट बच्चे के अनुभव के आधार पर ठीक होता है। ठीक, तो ये सारी बातें मतलब इसको एक्सेप्ट करेंगे और इस पर चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। आर एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। डेट्रीमेंटल मतलब रुकावट है, बाधा है, हानिकारक है सेहत के लिए। बापू थोड़ी है उसका दंगल का, दंगल मूवी में, हालांकि वो थे नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही गंदा जोक था, प्लीज इग्नोर करें इसको, प्लीज पार्डन माय सेंस ऑफ ह्यूमर आजकल। देखिएगा, आर एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पीजे था ये, पुअर जोक। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक है। क्यों भाई, भ्रांतियां या त्रुटियां जो है सीखने का पार्ट है, अभी तो हम बात कर रहे थे, पार्ट ऑफ लर्निंग है, सीखने का हिस्सा है। तो ये गलत कैसे हो गई, ये गलत। हाँ, जैसे हमें लगता है कि भाई मून जो है या सूरज या चांद हमारे साथ साथ चल रहा है, तारे हमारे साथ साथ चल रहे हैं, चांद तो स्पेशली, तारे तो चलो फिर भी अलग अलग होते हैं बहुत सारे। भाई यही लेवल पूछा जाता है रोहित, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा बस भ्रमित करने के लिए जबरदस्ती में टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन कराऊं, उसका कोई पॉइंट नहीं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम कर लेते हैं, जो आपको जितना कराया जा रहा है, 1 नंबर भी इधर उधर हो जाए तो बताना, बट आपके दिमाग में होनी चाहिए ये चीजें जो हमने डिस्कस की है। ठीक, और ये ऐसा हो चुका है सालों साल, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रही हूं। तो ये डेट्रीमेंटल है नहीं। शो देयर
इरेशनल वेज ऑफ थिंकिंग के वो तो इलॉजिकल है, अविवेकीय नहीं, वो उनका सोचने का ऑल्टरनेटिव तरीका है। सर्व अपने अनुभव के आधार पर सर्व एज सिग्निफिकेंट इनरोड्स टू चिल्ड्रंस थॉट्स। बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको कही थी, विंडो है लर्निंग में, गलतियां जो हैं सीखने की प्रक्रिया में एक खिड़की का काम करती है कि आप देख पा रहे हैं बच्चे की गलती से कि वो सीखता कैसे है। तो अगर वो गलती आप पकड़ नहीं पाते, आप देख ही नहीं पाते वो कैसे सोचता है या कैसे सीखता है, तो बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं जो बच्चे की गलतियां या उसका जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, नाइव कॉन्सेप्शन है या मिसकॉन्सेप्शन है। कंफर्म देयर इंफीरियोरिटी, नहीं इंफीरियर नहीं हो गए वो इस बात से। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा फटाफट से। ये क्या कहता है, ये कहेगा कुछ तो कहेगा ही, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डैश इज अ साइन that the learning activities have become mechanically repetitive for the child and are not of interest। यानी कौन सी एक चीज इस बात का संकेत देती है कि जो काम है वो यांत्रिक बन गया है, रेपिटेटिव बन गया है, दोहराव वाला बन गया है और बच्चे की अब उस काम में रुचि नहीं रही है। किस बात से आपको पता लगेगा, फटाफट से आप बताएंगे। ये वाला ही जो 10 नंबर की पेडागोजी है ना लास्ट की, वो इजी ही आती है। ये 10 नंबर मुश्किल नहीं आते, जो भी आपने बाकी की 2 यूनिट्स में पढ़ा है उन सबको लागू करना होता है बस इस यूनिट में। सीटेट की मैं बात कर रही हूँ। तो इसको ये अगर आप कोई भी सेट उठा करके देख लीजिए वो आपको आसान ही मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन कोई मिल गया तो मिल गया, इक्का दुक्का वो भी, लेकिन जो आते हैं जनरली क्वेश्चन बार बार वो इसमें इजी ही आते हैं। ठीक है ना, चलिए खैर इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, डेली लेंगे भाई अब क्लास, देखना एक बार। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो मैकेनिकली रिपीटेटिव है टास्क या बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, तो जॉय, अगर आनंद आ रहा है बच्चे को तो इस बात से पता लगेगा नहीं भाई इसका मतलब तो इंटरेस्टिंग टास्क है। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है बच्चे में तो इंटरेस्टिंग है टास्क। एक्साइटमेंट बनी हुई है, अगर पॉजिटिव इमोशंस बच्चा फील कर रहा है तो लर्निंग तो फिर पॉजिटिव हो रही है। बोर्डम कहाँ है यहाँ पे, मैकेनिकल कहाँ हुआ, मैकेनिकल तब होगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 सेम चीज रिपीट हुई जा रही है, मतलब पता नहीं है बच्चे को। तो पॉजिटिव इमोशंस को अगर वो एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर इमोशंस पॉजिटिव है ना, तो अच्छी हो रही है लर्निंग। लेकिन बोर्डम अगर वो महसूस कर रहा है, जो कि एक नेगेटिव इमोशन कह सकते हैं हम यहाँ पे, ऊब गया है अगर बच्चा, तो इसका मतलब वो रिपीटेटिव हो गई है कोई चीज, बस रटने वाली हो गई है। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई, असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है, लर्निंग शुड बी फैसिलिटेटेड बाय इंड्यूसिंग फियर ऑफ पनिशमेंट इन चिल्ड्रन। यानी अधिगम को या लर्निंग को हम सुसाध्य बना सकते हैं, सीखने को बेहतर बना सकते हैं यदि बच्चों में डर का माहौल पैदा कर दिया जाए, उनमें पनिशमेंट का भय ला दिया जाए। तो डर का माहौल, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, ना तो हमें पनिशमेंट का डर और ना रिवॉर्ड का लालच कि तुमको फर्स्ट आओगे ट्रॉफी मिलेगी, ये दोनों ही चीजों से परे लेकर के जाना है बच्चे को। हालांकि प्रैक्टिकली कितना कब हो पाएगा वो हम देखेंगे आने वाले समय में, बट हो भी रहा है पहले से। हमें उस स्थिति पे लेके जाना है बच्चे को जब वो कहे, आपको याद होगी मूवी 3 इडियट्स, जो वो आर माधवन का कैरेक्टर है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो कहता है कि कोई बात नहीं पापा, सस्ता कैमरा होगा, छोटी गाड़ी होगी, छोटा घर होगा, बट मैं खुश होऊंगा, ये वाला काम ही कर लेता हूँ, इंजीनियर ना बन के कैमरा पर्सन बन जाता हूँ। तो वो क्या है, वो ना पनिशमेंट के डर से है कि भाई बहुत बड़ा बंगला नहीं मिलेगा या ये हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो, और ना ही रिवॉर्ड का कोई लालच है वहां पे। तो हमें दोनों को साइड करना है यहाँ पे। फियर ऑफ पनिशमेंट से अगर हम सिखा रहे हैं तो ये बात गलत है कि लर्निंग को आपको फियर ऑफ पनिशमेंट भर दो बच्चे में, जैसे पुराने समय में होता था, आज भी कई जगह पे होता ही है। तो ये एकदम गलत तरीका है, ये स्टेटमेंट गलत है कि लर्निंग में भय पैदा कर दो तो अच्छा सीखेगा बच्चा। रीजन क्या है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट आर हाईली इफेक्टिव इन एंश्योरिंग मीनिंगफुल लर्निंग। देखिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट, यानी आपको स्कूटी दिला देंगे, ये कर देंगे, पनिशमेंट मिल जाएगी अगर नहीं पढ़ोगे तो इससे बच्चा अगर सीखता भी है तो वो रोट लर्निंग है, वो मीनिंगफुल लर्निंग तो नहीं हो सकती। मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए आज की दुनिया में। मीनिंगफुल तब होगी लर्निंग जब आपके जीवन से जुड़ेगी, बच्चे की लाइफ से जुड़ेगी, नहीं तो वो रोट लर्निंग है। और रटंत विद्या चलंत नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है कि रिवॉर्ड पनिशमेंट से प्रभावी अधिगम होता है, अर्थपूर्ण अधिगम होता है। नहीं, रटना होता है इससे, अगर डर से करते हुए हैं। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं। 4th ऑप्शन आप लोग 86% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर है 17। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। 2 कारक होते हैं, P&E, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बाकी सारे कारक जो हैं इसी के अंदर आ जाएंगे। फटाफट से बताइएगा कि पर्सनल और प्रीति ठीक है, बताइए फटाफट से, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। प्रभावित करता है, प्रभावित तो मुझे लगता है लगभग सारी ही चीजें कर देती हैं, जो भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना, चाहे पॉजिटिवली करें या नेगेटिवली करें, बट कर देती हैं। बच्चे का इंटरेस्ट
यानी उसकी रुचि है किसी काम को करने में या नहीं। हम बोलते हैं ना कि अगर किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसको क्लास में बिठा लीजिए, बट दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो रुचि ही नहीं है तो नहीं सीख पाएगा। तो रुचि प्रभावित करेगी अधिगम को, बिल्कुल करेगी। जो इंटरेस्ट है वो प्रभावित करेगा। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, आप पढ़ते हैं, टीचर अच्छा पढ़ाता है, इंटरेस्ट आ जाता है तो आप पढ़ने लगते हैं, तो इंटरेस्ट प्रभावित करता है लर्निंग को। परसीव्ड रेलेवेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी संकल्पना की कथित प्रासंगिकता। अगर मुझे साइकोलॉजी पसंद है और मेरे लिए वो रेलिवेंट है तो मैं साइकोलॉजी पे कोई मुश्किल किताब पढ़ लूंगी। अगर मेरे लिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता साइकोलॉजी में क्या है, तो मैं वो नहीं पढ़ूंगी। इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट बच्चा सीख रहा है, जो कॉन्सेप्ट या जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है, क्या उसके दिमाग में परसीव्ड रेलेवेंस है, उस चीज की इंपॉर्टेंस है। अगर मेरे लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है तो मैं लूंगी, नहीं तो मैं कहूंगी कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है ना, इतना सब कुछ तो है इंटरनेट पे। तो संकल्पना की कथित प्रासंगिकता यानी परसीव्ड रेलेवेंस, कि बच्चे के दिमाग में ये सेट हो भाई पढ़ लो, पेपर है। अगर ये इंपॉर्टेंस नहीं होगी कि पेपर है या करना है क्लियर, तो आप नहीं पढ़ रहे होंगे। अगर उस सब्जेक्ट की, उस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस नहीं होगी। जब भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाती हूँ, जब भी हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे होते हैं, लिख देते हैं भाई ये 10 नंबर का टॉपिक है, ये 5 नंबर का टॉपिक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि उस टॉपिक की वेटेज कितनी है, महत्ता कितनी है। तो ये बात भी प्रभावित करेगी कि परसीव्ड इंपॉर्टेंस है या नहीं उस कॉन्सेप्ट की। डेवलपमेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर किसी को पढ़ाई जरूरी नहीं लगती तो वो कहां से पढ़ेगा, जिसके दिमाग में इंपॉर्टेंस है तो वो पढ़ेगा। डेवलपमेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी बच्चे का विकास किस एज का है, वो किस हद तक विकास हुआ है, तो उसी तरह की चीजें सिखाएंगे आप। स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग के मेथड्स क्या है, पेडागोजी कैसी है, पेडागोजी मतलब पढ़ाने के तरीके कैसे हैं, तो ये भी प्रभावित करेगा। अगर टीचर के अच्छे तरीके हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये चारों ही बातें सही हैं। मुझे बार बार लग रहा है जैसे फोन बज रहा हो। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों बातें एकदम सही है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग की जब हम बात कर लेते हैं तो एक बार हम देख लेते हैं कि 2 प्रकार के हम फैक्टर्स पढ़ते हैं, पर्सनल और ये हम आज बैच में भी पढ़ रहे थे, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे यहाँ पे। पर्सनल फैक्टर्स व्यक्तिगत कारक होते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले, जो व्यक्ति से संबंधित हैं, यानी बच्चे से संबंधित हैं, ठीक। जैसे उसकी एज हो गई, उसका इंटरेस्ट है, किसी काम में रुचि है कि नहीं है। मैचुरेशन, क्या वो उस चीज के लिए परिपक्व भी है या नहीं। एक 5वीं क्लास के बच्चे को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं बहुत ही फिजिक्स में बड़े लेवल पे जाकर के, तो उसको कहां से समझ में आएगा वो, क्योंकि अभी उस चीज के लिए परिपक्व नहीं है उसका दिमाग, बॉडी उस चीज के लिए, स्पेशली दिमाग। नीड्स, बच्चे की नीड है या नहीं उस चीज को लेके, उसमें क्षमता है या नहीं है। एप्टीट्यूड, उसके अंदर उस स्किल को सीखने का एप्टीट्यूड है कि नहीं है। मान लीजिए मेरे अंदर सिंगिंग को लेके एप्टीट्यूड ही नहीं है कि मैं बहुत अच्छा गा पाऊं, और मैं लगी पड़ी हूं कि मुझे तो सिंगर ही बनना है, और मैं हूं बाथरूम सिंगर एक्चुअल में, तो दिक्कत हो जाएगी। एप्टीट्यूड भी तो चाहिए भाई। सारे टॉपर्स अगर अच्छे टीचर बन पाए तो फिर एप्टीट्यूड टीचिंग का मैटर ही नहीं करेगा। टीचिंग का एप्टीट्यूड आप कैसे कह पाने कि एक टीचर जो है क्योंकि वो बड़ा अच्छा पढ़ाता है, भाई जरूरी नहीं है बहुत टॉपर रहा हो अपने जीवन में, है ना, तो हो सकता है बैक बेंचर हो लेकिन अच्छा पढ़ाता है, मतलब टीचिंग का एप्टीट्यूड है, ठीक। कई बार जो लोग बहुत, मैं मतलब कई बार उदाहरण भी देती हूँ, मेरे खुद के भी दोस्त हैं 1-2 जो बहुत अच्छे ब्रिलियंट बच्चे रहे अपने टाइम पे, गिफ्टेड टाइप के और एकदम टॉप करने वाले, बट उनको पढ़ाने के नाम पे रोना आता है, और उनमें से एक तो टीचर भी है। तो वो टीचर होते हुए भी यही कहता है, यहीं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में, पहले केंद्रीय विद्यालय में था, कि यार मेरे को पढ़ाने में 0 इंटरेस्ट है, मेरे से पढ़ाया जाता नहीं है, बट वही ये नौकरी वाली दिक्कत है। तो एप्टीट्यूड्स की अगर हम बात करें या फिर मोटिवेशन की, बहुत सारे लोग तो ये सच बोलेंगे भी नहीं, है ना। मोटिवेशन की, बच्चे का मोटिवेशन लेवल है या नहीं है सीखने का, सिखाने का। इमोशनल कंडीशन की अगर हम बात करें कि इमोशनली वो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई और समस्या तो नहीं है, कोई इमोशनल अब्यूज तो नहीं हुआ, तो ये सब पर्सनल फैक्टर्स हैं बच्चे से संबंधित। एनवायरमेंटल फैक्टर कौन से हैं, वातावरणिक कारक, तो ये वातावरण वाले कारक होंगे। जैसे टीचिंग का मेथड क्या है, तो वो पर्सनल फैक्टर नहीं है, वो तो एनवायरमेंट में है, स्कूल में है, स्कूल का क्या माहौल है, शोर शराबा है, शांति है। नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं, कहीं कोई बाढ़ आ गई, कुछ हो गया। सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, होम और स्कूल से संबंधित। कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, लर्निंग मटेरियल कैसा है, टीचिंग लर्निंग के मेथड्स कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ कैसा रिश्ता है, बहुत मारते पीटते हैं, डांटते हैं, या हेल्दी माहौल है। टीचर्स कैसे हैं, पीयर ग्रुप कैसा है, यानी साथी समूह, दोस्त कैसे हैं। मीडिया में क्या देख रहे हैं वो, नेगेटिविटीज ऑफ द यूज ऑफ मीडिया, कि अगर किस तरह से वो देखते हैं मीडिया को। अगर कुछ नेगेटिव्स भी तो है मीडिया में, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो इंटरनेट पे सही चीजें भी हैं और खराब भी। तो ये फैक्टर्स हो गए जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। ये कई बार ऐसे भी पूछा जाता है डायरेक्ट कि कौन सा एक पर्सनल फैक्टर है और कौन सा नहीं है, ये पहचानना है आपको। तो जो बच्चे से संबंधित फैक्टर है वो पर्सनल फैक्टर है, जैसे बच्चे की एज, उसका इंटरेस्ट, उसका मोटिवेशन का लेवल, उसकी एबिलिटी, उसका एप्टीट्यूड, उसकी इमोशनल कंडीशन, उसका मैचुरेशन लेवल, ये सब पर्सनल है। बाकी जो भी एनवायरमेंट में है वो सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे बच्चे का बिहेवियर भी क्या है, पर्सनल हो सकता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फटाफट से और समझते हैं कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ पर्सन, एनवायरमेंट एंड बिहेवियर इन लर्निंग स्ट्रेटजीज। ये वही कहानी होगी जो मैंने अभी आपको सुनाई है, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाता है? यानी जो व्यक्ति है यानी पर्सन है, जो उसका एनवायरमेंट है और जो उसका बिहेवियर है, इन सब के बीच में कुछ रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, के बारे में कौन सी बात सही है। ठीक, पर्सनल फैक्टर्स हैव नो इफेक्ट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, यानी जो व्यक्तिगत कारक है एनवायरमेंट में उनका कोई रोल नहीं होता। मतलब अगर मान लीजिए मेरी तबीयत खराब है या मेरी एज जो है वो 5 साल है और मेरे को 10 साल की चीजें बढ़ता ही जा रही है, तो क्या उस चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो जो पर्सनल फैक्टर है, मेरा इंटरेस्ट है किसी चीज में या नहीं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। ये कह रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो गलत बात है। ऑल 3 फोर्सेस जो हमने अभी बात की, चाहे वो पर्सन है, एनवायरमेंट है, बिहेवियर है, इन तीनों का यानी पर्सनल, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर अच्छा एनवायरमेंट होता है, आप अच्छी जगह जाते हैं कहीं पे, आपका मन अच्छा हो जाता है, घूमने गए हैं फॉर एग्जाम्पल, पहाड़ों में गए, भरी गर्मी में दिल्ली की पॉल्यूशन छोड़ के आप गए कहीं पहाड़ों पर, बड़ी अच्छी शांत जगह जहाँ बहुत अच्छा मौसम है, बढ़िया से गाने बजा रखे हैं किसी ने, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, आपके मनपसंद के 2-3 लोग हैं, है ना, तो मूड आपका खुश है। अब इसके आगे नहीं जाऊंगी मैं, कई लोग और माहौल बनाने पे लग जाएंगे, वो सब नहीं करना है ना। तो इतने में आपका क्या है, मूड ठीक हो जाएगा। तो पर्सनल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर और आपका बिहेवियर, फिर आप अच्छे से बात करने लग जाएंगे। तो ये क्या हुआ, तीनों चीजें इंटर रिलेटेड हो गई। ठीक, तो तीनों कारक यानी व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी एनवायरमेंट से व्यक्ति कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है और बिहेवियर, ये सब तीनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है ना। भरी गर्मी में अगर आप 3 घंटे से कहीं पे खड़े हुए हैं और कोई आपको आसान सी बात भी कहे, हो सकता है आपका मूड खराब हो जाए, जबकि आपका व्यवहार कुछ और निकल के आ जाए। वही बात, वही गाना आपको दिल्ली की गर्मी में सुनाया जाए, बिल्कुल रेड लाइट पे खड़े होकर के, बिना एसी के, बाइक पे या पैदल जा रहे हैं आप, तो मूड अलग होगा वो गाना सुन के। ठीक, तो ऑल 3 फोर्सेस पर्सनल, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर। लेकिन वहीं अगर आप व्यक्ति वैसे हैं कि जिसका मूड मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ही रहता है, तो एनवायरमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो भी आपका बिहेवियर ठीक ही रहता है। तो मतलब ये आपस में रिलेटेड है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ अच्छा एनवायरमेंट ही है। देखो एक बार, बिहेवियर सेल्डम अफेक्ट सोशल एनवायरमेंट, यानी व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है। नहीं भाई, जो आपका व्यवहार है वो भी आपके सोशल एनवायरमेंट, मतलब मान लीजिए मेरा व्यवहार, मैं गुस्से में हूं या सही व्यवहार नहीं कर रही, तो जिस एनवायरमेंट में मैं होंगी वहां भी किसी सही व्यवहार नहीं करूंगी, फिर उससे सोशल एनवायरमेंट भी आसपास का खराब होगा। तो ये एक बेसिक बात हो गई। फीडबैक तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं है सेल्डम अफेक्ट करते हैं यानी कभी कभार करते हैं, नहीं भाई करते हैं। फीडबैक फ्रॉम द एनवायरमेंट कैन नॉट अफेक्ट सेल्फ एस्टीम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी एनवायरमेंट से अगर फीडबैक मिला, एनवायरमेंट में टीचर हो सकती है, तो टीचर ने कहा कि हाँ देखो अभी ये पर्सन बिहेवियर और उसका बहुत अच्छा एग्जांपल आया है, अब आप सीटेट क्लियर करेंगे, जिन लोगों की नौकरियां लग गई हैं वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो अभी मैं देख रही हूँ मेरे कुछ लर्नर्स हैं, जो कोई मनाली घूमने गया हुआ है गर्मियों की छुट्टी में, कोई केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता है, कोई दिल्ली में पढ़ा रहा है, मान लो कहीं कोई और नवोदय विद्यालय में है, सब इधर उधर घूम रहे हैं अभी गर्मियों की छुट्टियों में मजे करते हुए। तो अभी आप सीटेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे के एग्जाम्स निकालेंगे, फिर ये पर्सन, एनवायरमेंट, बिहेवियर सब चेंज हो जाएगा एक दूसरे को मिला जुला करके। चलिए खैर, तो हालांकि इतना भी रोज ही नहीं होता जो दुनिया है भैया, वर्ल्ड है ना, तब भी समस्याएं तो रहेंगी ही। फीडबैक फ्रॉम द एनवायरमेंट कैन नॉट अफेक्ट सेल्फ एस्टीम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति का खुद में विश्वास, खुद को लेकर के सम्मान एनवायरमेंट से प्रभावित नहीं होता है। अगर आप खराब एनवायरमेंट में, आपके टीचर के द्वारा आपको रात दिन डांट ही पड़ती है, तो क्या होगा, आपका खुद को लेकर के विश्वास कमजोर हो जाएगा कि शायद मैं अच्छा विद्यार्थी नहीं हूं या मैं ठीक इंसान नहीं हूं, ऐसा भी लग सकता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग। अब तो ये आप फटाफट से सॉल्व कर देंगे, अब इस पे मैं फिर से इतना बड़ा लेक्चर नहीं दूंगी। समालोचनात्मक चिंतन यानी हर एक पहलू से सोच लेना। बताइएगा, स्टोरी इंटरेस्टिंग बताती हैं, अरे फिर क्या मजा आएगा। टीचिंग में स्टोरी टेलिंग नहीं होगी तो कहाँ होगी। मल्टीप्लाई 523 को 62 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो प्रोसीजर है, इसमें थिंकिंग कहाँ लग रही है। When did रिकॉल लगेगी, याद करना लगेगा, अगर लगेगा भी नहीं तो फॉर्मूला लगेगा। When did हरियाणा बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो ये भी रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें थिंकिंग प्रोसेस पे थोड़ी जोर दे रहे हैं, आप दिशाओं में थोड़ी सोच रहे हैं। ठीक, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द रिवर गंगा, इसमें भी आपको या तो पता होगा या नहीं, तो आप इसमें रिकॉल ही कर रहे हैं, इसमें थिंकिंग पे जोर थोड़ी पड़ रहा है, थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी आपकी जागृत हो रही है। हाउ वुड यू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर सिटी, क्या आपके शहर में पानी भर जाता है जरा सी बारिश होने पे,
ज्यादातर शहरों का यही हाल है। आप अपने शहर में जल में भराव की समस्या का या जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? अब इसमें आपको बहुत सारा कुछ सोचना पड़ेगा। ओपिनियन क्या है लोगों की, किस लिए पानी भरता है, रोड की स्थिति खराब है, अच्छा किस मौसम में ऐसा होता है, कहां पे ऐसा होता है, फैक्ट्स क्या है, डेटा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, 70 चीजें आप सोचेंगे। तो ये जो सोचने पे जोर देना है वो क्रिटिकल थिंकिंग में आएगा, हर एक पहलू से आप सोचेंगे और फिर जाकर के आप आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और बताइएगा क्या कहता है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल ओरिएंटेशन, 3 प्रकार की गोल ओरिएंटेशन होती है मोटिवेशन को लेकर के। गोल ओरिएंटेशन मोटिवेट्स स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग टू अंडरस्टैंड। निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य या अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरित करते हैं? यानी किस तरह का ओरिएंटेशन, मतलब सेंटर क्या होना चाहिए मोटिवेशन का, कौन सा सेंटर ऑफ मोटिवेशन या ओरिएंटेशन बेटर है? तो 3 सेंटर होते हैं, है ना। और मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, मूवी के उदाहरण से भी और यहाँ पिक्चर देख करके भी। बेस्ट क्या है? मास्टरी ओरिएंटेशन, आपको ही पता होना चाहिए। मास्टरी ओरिएंटेड फोकस्ड, मास्टरी ओरिएंटेड अवॉइडेंस नहीं कि मास्टरी से बचना है कि कहीं मास्टर ना बन जाऊं किसी चीज में, तो वो तो गड़बड़ है। मास्टरी ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि मैं पेडागोजी में इतना बढ़िया मेरे को समझ में आता है कि पेडागोजी में तो 30 में से 30 आएंगे, अपने आप आ जाएंगे, बट मेरे को एक एक टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। तो निपुण बन गए यहाँ पे, किसी चीज के मास्टर बन गए बेसिकली। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच फोकस्ड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है फर्स्ट आना है आपको, 149 नंबर लाने 150 में से, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन बहुत अच्छा नहीं है ये। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अवॉइडेंस, तो ये तो फेलियर अवॉइडेंस टाइप का हो जाता है कि आप फेलियर से बचने के लिए। तो देखो 3 प्रकार होते हैं जिसमें बेस्ट क्या है? मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग, ना कि अवॉइडेंस। अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन, यानी मोटिवेशन भी 3 इस तरह से चलती है कि आप किस चीज को लेकर कितने मोटिवेटेड होंगे, किस तरह का गोल आपने सेट किया है उसके बेसिस पे। तो आप 3 इडियट्स मूवी याद कर लीजिए और आप ये देख पाएंगे कि 3 इडियट में तीनों ही उदाहरण आपके सामने पेश हो जाएंगे। 3 इडियट्स बहुत ही अपने आप में अल्टीमेट मूवी है, अगर पेडागोजी को समझना हो आप 3 इडियट्स देख सकते हैं। ठीक, तो मास्टरी ओरिएंटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जो हमने रणछोड़ दास छाछड़ में देखा, रेंचो में, कि वो क्या है, डिग्री मिल रही है नहीं मिल रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट मजा आ रहा है सीखने में, उसको इंटरेस्ट है साइंस में या उस काम में या कॉलेज में, तो मजे के लिए सीख रहे हैं। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, मास्टरी के लिए कि सब कुछ आ जाए मुझे, सब कुछ पता हो, ये है मास्टरी। ठीक, फेलियर अवॉइडेंस कौन है? राजू रस्तोगी, याद आ रहा है? विफलता परिहार उन्मुखीकरण, कि फेलियर से बचना है, बस किसी तरह से पास हो जाऊं, ये है फेलियर अवॉइडेंस, कि कहीं फेल ना हो जाऊं, बस 33% आ जाए, पास हो जाऊं, 90 नंबर आ जाए सीटेट में, पास हो जाऊं। मास्टरी वाला क्या है? उसको ये सीटेट का पूरा सिलेबस इतने अच्छे से पढ़ देना है, एनसीईआरटीज भी पढ़ लूंगा सारी, पेडागोजी की मैराथन भी देख लूंगा या देख लूंगी, अच्छे से समझ लूंगी, कॉन्सेप्ट समझा भी दूंगी अपने दोस्तों को, इस तरह से समझनी है, फिर नंबर अपने आप आ जाएंगे अच्छे। ये है मास्टरी ओरिएंटेशन। तीसरा व्यक्ति है प्रदर्शन दृष्टिकोण वाला, जिसको परफॉर्मेंस अप्रोच कहते हैं, इसको चतुर कहेंगे हम यहाँ पे, जो जिसका ध्यान सिर्फ परफॉर्मेंस पे कि मुझे तो फर्स्ट आना है, रट के आओ, सीख के आओ, कैसे भी आओ, बस फर्स्ट आना है, परफॉर्मेंस परफॉर्म करना है। तो इसमें इसको भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। सबसे बेस्ट है मास्टरी, क्योंकि यहां पे रीजन बाहर नहीं है सीखने का, इन दोनों में फेलियर का डर है तो रीजन बाहर हो गया काम को करने का। परफॉर्मेंस अप्रोच में रीजन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई। तो इंटरनल है मास्टरी ओरिएंटेशन और यही बेहतर अप्रोच है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। तो ये चतुर का आपको पता ही है, परफॉर्मेंस के चक्कर में अब रट्टे ही लगाने हैं उसको, फिर वो बलात्कार को चमत्कार या चमत्कार को बलात्कार, आई थिंक इस तरह के शब्द, मतलब कुछ भी बोल रहा है वो, उसको खुद नहीं पता, मूवी आपने देखी होगी। तो ये कहानी है। तो मास्टरी ओरिएंटेशन बेस्ट होती है। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, फटाफट से देखेंगे, 8-10 क्वेश्चन और हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ इमोशंस लाइकली टू बी एक्सपीरियंस्ड इन बाय द स्टूडेंट्स स्पेसिफाइड कॉन्टेक्स्ट, यानी किस परिस्थिति में कौन सी भावना बच्चे के अंदर आएगी आपको ये पहचानना है। जैसे भावना है फ्रस्ट्रेशन, है ना, यानी कुंठा, भावना आपकी दोस्त नहीं, यहाँ पे कुंठा की बात हो रही है, एक इमोशन की बात हो रही है, भावना की। ठीक, तो कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन कब आएगी? व्हेन एक्टिविटी इज वैल्यूड एंड देयर इज लो कंट्रोल ऑफ स्टूडेंट ओवर लर्निंग, यानी जब गतिविधि, वो काम तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वैल्यू है उस काम की, लेकिन विद्यार्थी का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है। यानी आपको पेपर क्लियर करना है सीटेट, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं है, काम पे कंट्रोल ही नहीं है आपका, सिलेबस जितना कवर हो जाना चाहिए था हुआ ही नहीं है, तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन आएगी फिर कि मैम इस बार तो नहीं हो पा रहा। जबकि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके लगे रहें, इस पर कंट्रोल ले आए, थोड़ा जितना बेहतर हो सकता है, 1 महीने की स्ट्रेटजी में मैं शेयर करूंगी, तो कुंठा आएगी आएगी। फ्रस्ट्रेशन कब आएगी? जब आपके लिए महत्वपूर्ण तो है कोई काम, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं उसको, लर्निंग पे आपका कंट्रोल नहीं है, उतने घंटे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो सब थोड़ी दुनिया में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कब एग्जाम हुआ कब नहीं हुआ, सरकारी नौकरी मिली नहीं मिली, सब थोड़े ना कर रहे हैं। सबकी जिनकी परिस्थितियां हैं या जिनको मोटिवेट कर दिया गया उस तरह से, वो कर रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन कब आएगी? जब आपके लिए एक्टिविटी भी वैल्यूएबल हो। अगर मेरे लिए सीटेट का एग्जाम ही वैल्यूएबल नहीं है, मान लो 16 जून को यूपीएससी का एग्जाम है, मेरे कुछ फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं,
है ना। मेरी एक स्टूडेंट है, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो अब वो लोग लगे हुए हैं, उनके पास अभी समय नहीं है ना, वो कह रहे हैं यार अगले महीने मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये वैल्यू है उस एक्टिविटी की। क्या हमारे लिए वैल्यू है 16 जून को हमारा कोई एग्जाम है? नहीं। सीटेट का एग्जाम है 7 जुलाई को, उसके लिए मैं चिंतित हूं, उसके लिए आप चिंतित है। तो अगर एक्टिविटी को वैल्यू नहीं मिलेगी तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो कहां से फ्रस्ट्रेशन आएगी? तो एक तो एक्टिविटी वैल्यूड है, दूसरा लो कंट्रोल है आपका लर्निंग के ऊपर, फिर तो कुंठा आएगी ही आएगी। सेकंड है एंग्जाइटी। कब आती है एंग्जाइटी? व्हेन सक्सेस इज एक्सपेक्टेड। अगर आपने बहुत अच्छा पेपर दिया है, बढ़िया, आपको पता है कि यार इस बार तो हो ही जाएगा, तो आपको चिंता होगी। एक्चुअल में चिंता नहीं होगी, वो थोड़ी बहुत देर के लिए आपको आउट ऑफ एक्साइटमेंट कुछ फील हो जाए। तो चिंता, एंग्जाइटी तब थोड़ी होती है। चिंता तो तब होगी जब आपको कोई चीज बॉदर कर रही है। जॉय, जॉय मतलब मजा या आनंद कब आएगा? व्हेन सक्सेस इज नॉट अचीव्ड। सक्सेस नहीं मिली तो आनंद आता है? नहीं आता। वो आप आनंद लेने लगते हैं, बट आप देख रहे हैं अभी वर्ल्ड कप में जो फाइनल था ना, शायद फाइनल ही था आई थिंक, तो इस बार का जो मैच था, जो वर्ल्ड कप था, पिछले साल की बात हो गई शायद अब तो वो जब हम हारे तो सारे प्लेयर्स रो रहे हैं, सबको हम देख रहे हैं, सबके चेहरों पे दिख रही है शक्ल, तो वो जॉय थोड़ी है कि जब सक्सेस अचीव नहीं होती तो जॉय आता है, दुख आता है भाई, बाद में आप कुछ भी कह लो। ग्रेटिट्यूड की अगर हम बात करें, व्हेन फेलियर इज सीन एज कॉज्ड बाय अदर्स, यानी कृतज्ञता कब आएगी? ग्रेटफुलनेस, कि यार बहुत अच्छा किया, थैंक यू गॉड या थैंक यू टीचर, ठीक। तो जब असफलता को इस रूप में देखा जाता है कि उसका कारण कोई और व्यक्ति है, तो ग्रेटिट्यूड आता है। भाई अगर आपने ये मान लिया कि फेलियर तो टीचर की वजह से हुआ है, मेरी वजह से थोड़ी हुआ है, तो फिर कहां से आप कृतज्ञ थोड़ी होंगे कि थैंक यू टीचर। आप तो कहेंगे यही है कमबख्त, इसी ने कराया सत्यानाश, इसी तरह की बातें करेंगे ना। कृतज्ञता तब आती है जब आप लोग रिजल्ट में जो है अच्छा करके आते हैं और आपको लगता है कि ये जो सक्सेस है इसमें सामने वाले व्यक्ति का है, या लेट्स लर्न का है, या हिमांशी का है, या इस किताब का है, इस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है, और आप लोग हजारों की संख्या में आकर कमेंट करते हैं, वो ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि आपने क्रेडिट दिया है किसी को अपने सक्सेस का। तो ये उल्टा नहीं हो सकता। तो इसमें एक ही ऑप्शन है फ्रस्ट्रेशन वाला सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। रजौरी एक बच्ची है और रजौरी स्कूल टीचर, सॉरी टीचर है भाई, रजौरी a स्कूल टीचर wants to facilitate development of metacognitive skills। परासंज्ञानात्मक, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बहुत कहानी सुनाई थी आपको मेटाकॉग्निशन को लेकर के। हाँ भाई थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। रजौरी एक स्कूल अध्यापक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के विकास को सुसाधित करना चाहती हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मेटाकॉग्निटिव यानी थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, बताइएगा फटाफट से। तो अगर हम देखें, आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर द स्टेप्स फॉलोड बाय देम इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, गिव कंटेंट टू मेमोराइज। रटने के लिए नहीं, रटने से तो मेटाकॉग्निशन नहीं आएगा, थिंकिंग से आएगा। स्टेप शेयर कर दिए बाय देम इन सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम, जब स्टेप शेयर कर दिए तो ये तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हो गया, इसमें दिमाग पे जोर कहां है? थिंकिंग कहां लग रही है? थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, कहीं प्लानिंग नहीं हो रही, रिव्यू नहीं हो रहा, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, स्ट्रेटेजी नहीं बन रही, तो कहां से मेटाकॉग्निशन है? वो 4-5 चीजें होनी तो चाहिए। असेस स्टूडेंट्स फॉर देयर डिक्लेरेटिव नॉलेज ओनली। डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है आपको डेफिनेशन पता है किसी चीज की, स्टेप्स पता है, प्रोसीजर होता है जब आपको, नहीं स्टेप्स तो आ जाएंगे प्रोसीजरल नॉलेज में। डिस्करेज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, यानी आपको बच्चों को आप डिस्करेज कर रहे हैं कि प्रोसीजरल नॉलेज पे ध्यान मत दो। प्रोसीजरल नॉलेज होती है कि आपने मान लो साइकिल चलाना आता है आपको, तो आप स्टेप बाय स्टेप बता पाएंगे, वो प्रोसीजर है। डिक्लेरेटिव है जो आपको डेफिनेशन वाली याद है, जबकि प्रोसीजरल नॉलेज अच्छी होती है, इसको डिस्करेज नहीं एनकरेज करना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया। अब कुछ तो गड़बड़ है जहां हमने, क्योंकि चारों ऑप्शन तो गलत नहीं हो सकते ना, मैंने चारों को कट कर दिया है। देखते हैं, रजौरी जो है एक स्कूल टीचर है और मेटाकॉग्निटिव स्किल्स की बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। ये बात एकदम सही है भाई, है ना, ये बात एकदम सही है, मैंने गलत पढ़ लिया इसको। आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर द स्टेप्स, मैंने सिर्फ यहीं तक पढ़ के छोड़ दिया, इसलिए पूरा पढ़ लेना चाहिए, ये आप मेरी गलती से भी सीख सकते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर द स्टेप्स फॉलोड बाय देम इन सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम। अब इसको अगर हम ठीक से समझेंगे तो ये एक बात कहता है कि जब मान लीजिए आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, बच्चों को आपने कोई प्रॉब्लम दी कि भाई एक काम करना, ये बताओ पॉल्यूशन कैसे कम करें, है ना, तो या कोई और आपने क्वेश्चन कहा उसको, मान लीजिए कोई बेसिक क्वेश्चन था जिसमें a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगना था। अब उससे कह दिया कि मान लो क्वेश्चन सॉल्व करके ले आया बच्चा, तो या फॉर एग्जांपल आपके किसी दोस्त को बहुत अच्छी डिश बनानी आती है, मान लीजिए उसको पनीर बनाना आता है, और आप उससे कह रहे हैं कि यार तुमने वो उस दिन जो पनीर बनाया था उसके स्टेप्स बताना कैसे कैसे किया था। तो अब वो सोचेगा, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो उसने उस दिन किया था उस पर वो सोच रहा है, तो ये मेटाकॉग्निशन है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था, इन स्टेप्स पे वो सोच रहा है, स्टेप्स बताने के लिए उसको फिर से रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, यानी मनन कर रहा है वो कि उस दिन क्या किया था, प्रकाश डाल रहा है कि उस दिन क्या किया था। तो ये ए ऑप्शन यहाँ बेटर हो जाएगा, बाकी के 3 दूर दूर तक भी सही है ही नहीं।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा और फटाफट से जवाब दीजिएगा। एक्टिव एंगेजमेंट यानी बच्चा जो है एक्टिवली एंगेज्ड है, यानी एंगेजमेंट वो वाली एंगेजमेंट नहीं है कि रिंग पहना दो ये कर दो, वो वाली तमाशे वाली एंगेजमेंट नहीं है, समझा जाए इसको। ये है बच्चा सक्रिय रूप से इन्वॉल्व है क्लासरूम में, ठीक है ना। तो एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स रिक्वायर्स अ क्लासरूम कल्चर विच प्रमोट्स, कैसा कल्चर होना चाहिए जहां बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व हों। फटाफट से बताओ। कोई कह रहा है मैम फास्ट सुबह ट्यूशन पढ़ाने जाना है, मैं समझ सकती हूँ आपकी समस्या, इसीलिए मैंने 7 बजे का टाइम किया था। कोशिश रहेगी कल से वापस से 7 ही कर दें। आप में से हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं 9 ही रख लो। फटाफट से करते हैं क्योंकि अब ये डिस्क्राइब करना इसको इसलिए जरूरी है क्योंकि 10 नंबर का सवाल है, अगर आप अच्छे समझ लेंगे तो इसके बाहर नहीं जाएंगे 10 नंबर। एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स रिक्वायर्स अ क्लासरूम कल्चर, कैसा कल्चर होना चाहिए जहां बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व हो। रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का पुनरुत्पादन, यानी रट्टे लगाओ और पेपर पे उल्टी कर दो, मतलब लिटरली मतलब समझ लेना इसको, मतलब रिप्रोड्यूस कर दो, उलट दो वो सब कुछ जो रट्टा लगाया था, नहीं, इससे बच्चा एक्टिव नहीं होगा। मियर रिकॉल, 2 एकम 2 2 दूनी 4 याद कर लिया कोई स्टेप कोई डेफिनेशन, उसको रिकॉल करके बता दो, नहीं। रिफ्लेक्शन, यस, चिंतन मनन होगा, यहाँ पे प्रकाश डालेगा बच्चा, सोचेगा उस बारे में, और चर्चा में भी बच्चा एक्टिव होगा, तो एक्टिव एंगेजमेंट होगी। रिफ्लेक्शन और डिस्कशन थर्ड और फोर्थ, जो कि फोर्थ ऑप्शन में गिवन है। आप लोग 75% लोग सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन एक्टिविटीज, कैसी एक्टिविटीज होती हैं जहां बच्चे बेस्ट तरीके से सीख पाएंगे। विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं और यदि कैसी गतिविधियां हो जहां आर कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड हैव रियल लाइफ एप्लीकेशन, बस बढ़िया है, बच्चा एक्टिव है, रियल लाइफ। फिर भी देख लेते हैं, आर इररेलेवेंट टू स्टूडेंट्स लाइफ, बच्चे के जीवन से कोई दूर दूर तक नाता ही ना हो ऐसी एक्टिविटीज, तो बच्चा तो जीवन से नहीं जुड़ी लर्निंग, जो कि एनसीएफ भी कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहेगा, तो काम की नहीं है। डू नॉट इवोक प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे के पूर्व ज्ञान से ही नहीं जुड़ी, और हमने आज डिस्कस किया कि भाई बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ो आप अधिगम को। आर मच बियॉन्ड कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, देखो बच्चे का जो संज्ञानात्मक स्तर है, जो करंट लेवल है उसकी सोच का, उसकी मेच्योरिटी का, अगर आपने उसके बहुत आगे की चीज उसको बता दी तो भी इसके वो काम की नहीं है, बच्चा नहीं सीख पाएगा। बच्चा अगर 8th क्लास में आप 11th क्लास की बात बता देंगे तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो जो जिस स्तर पे उसका दिमाग है उस स्तर की बात कीजिए आप उससे, तो संदर्भानुसार हो और वास्तविक जीवन में अनुपयोगी हो। ऐसा नहीं कि सारी क्लास में एक क्लास में सारे बच्चों का दिमाग एक ही लेवल पे होगा, कुछ बच्चे होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखेंगे आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर, फटाफट से बताइएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिफ्लेक्टिव स्किल्स, यानी चिंतन कौशल विकसित हो बच्चों में, टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे को एक्टिव रखना चाहिए। फटाफट से जवाब दे दो। अब मैं जूस पी के बोर हो गई हूँ, अब और नहीं पीऊंगी, अब मैं पानी पीऊंगी। आप देंगे जवाब। फटाफट से बताइएगा। 90% लोग जो हैं सही जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आप समझ चुके हैं चीजें। क्या कह रहे हैं आप, फर्स्ट 93% लोग कह रहे हैं एनकरेज सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है, बच्चा एक्टिव है यहाँ। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी कहती है 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए, 360 डिग्री, यानी बच्चा सेल्फ असेसमेंट भी करे, टीचर भी उसका असेसमेंट करे, और उसके जो दोस्त हैं, पीयर्स, जो दोस्त यार मित्र हैं, वो भी उसका असेसमेंट करें। तो ये होलिस्टिक असेसमेंट हो जाएगा। तो विद्यार्थी खुद का भी आकलन कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं उनको खुद से क्वेश्चनिंग करने के लिए। आस्क स्टूडेंट्स टू कॉपी करना, नहीं भाई नेगेटिव हो जाएगा। फोकस ऑन शेपिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स में रट्टाफिकेशन हो जाता है। रिकॉल अगेन नेगेटिव हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन ही बचता है। रिकॉल मेमोराइजेशन दोनों ही नेगेटिव हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है लर्निंग इज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी अधिगम जो है वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होगा, सकारात्मक रूप से मदद मिलेगी लर्निंग में यदि सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी बच्चे विद्यार्थी जो है क्लास में बिलोंग्ड महसूस करते हैं कि हमारी क्लासरूम है, हम तो यहीं से बिलोंग करते हैं, तो हमारी टीचर है, ये तो हमारा दोस्त है। ऐसा ही होता है जब आप लोग रियल में मिलते हैं, जबकि हम लोग इतने सालों से ऑनलाइन में मिल रहे हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस हुई हैं, सब कुछ हुआ है, बट ऑनलाइन में बहुत संख्या, आप लोग शायद 47 लाख लोग चैनल से जुड़ चुके हैं और पता नहीं करोड़ों की संख्या में लोगों ने वीडियोस को देखा है। तो जब हम रियल में मिलते हैं कई बार, तो जो 2 तरह के लोग होते हैं, क्योंकि मेरी जो कुछ क्लिप्स हैं वो वायरल टाइप की हो गई थी पिछले कुछ सालों में, तो एक ऑडियंस वैसी है जो जिसने कभी पढ़ाई नहीं की मेरे से, वो सीटेट नहीं पढ़ती, बट उन्होंने देखा हुआ है कोई तो मोटिवेशन की कोई रील देख ली, जो कि वो हम बातें करते रहते हैं अतरंगी, संडे वार्ता से जो पुरानी संडे वार्ता है वो लोगों ने निकाल के डाल दी, जब शॉर्ट वीडियोस का जमाना नहीं था तब से मैं यूट्यूब पे हूं। तो अब हुआ क्या, एक तो ऑडियंस ये हो गई जो शॉर्ट वीडियोस देखती है, रील्स देखती है, ठीक, कुछ लोग हैं जो रील्स देखते हैं, और कुछ लोग हैं जो आपके पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ये जो शॉर्ट्स और रील्स वाले लोग जब मुझे आसपास मिलते हैं, मान लीजिए कोई थिएटर में, कहीं रोड पे, मार्केट में, कहीं तो मिलेंगे,
तो रील्स वाले लोग थोड़े से हो सकते हैं वो एक बार को सकुचाएं कि यार जाएं कि नहीं जाएं, हाय बोलें कि नहीं बोलें, है ना, या फिर पहचानने की भी कोई तो होगा जो कोशिश करेगा, उसको नाम पता भी ना हो। लेकिन ये जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो सीटेट के लिए पढ़ाई कर रहा है, किसी भी एग्जाम के लिए, या जॉब ले चुका है, सीटेट कर चुका है, या पढ़ाई किया कभी भी, वो भागते हुए आता है, उसको कोई डर भय शर्म कुछ नहीं है, जो कि होनी भी नहीं चाहिए। ये तो मैं मजाक कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, कि भाई ये तो मेरा टीचर है ना, ये तो अपनी ही है, क्या दिक्कत है। तो ये हुआ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स। सिंपल है कि बच्चा जो है क्लासरूम में बिलोंग महसूस करे। ठीक। एग्जाम सेंटर्ड पेडागोजीज, जो परीक्षा आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां हैं, यानी सिर्फ एग्जाम को सेंटर बनाओ नहीं, एग्जाम को नहीं, लर्निंग को सेंटर बनाना है। एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमिलिएशन, बच्चे को अपमानित करें, ये अनुभव अच्छा बनाएगा लर्निंग को पॉजिटिवली, नहीं नेगेटिव है ये तो। रिसोर्स रिच क्लासरूम होनी चाहिए जहां टीचिंग लर्निंग मटेरियल वैरायटी के हों। तो फर्स्ट और फोर्थ यहां पॉजिटिव हैं, बाकी सारे जो हैं नेगेटिव हैं, जो कि आप लोग 73% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। इन व्हाट वे अ टीचर शुड रिस्पॉन्ड टू द रिपीटेड एरर्स मेड बाय अ स्टूडेंट। तो अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? फटाफट से बताइए। जी धन्यवाद करण, बताइए। तो अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति, यानी बार बार बच्चे गलती कर रहे हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए? टेल द करेक्ट आंसर विदाउट एनी कमेंट, बिना कुछ किए सीधा आंसर बता दो। सीधा आंसर बताना कभी भी सिखाने का सही तरीका नहीं है। थॉरोली एनालाइज द एरर्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट अकॉर्डिंगली, पहले आप एनालाइज करेंगे भाई कि गलती है कैसी, किस नेचर की गलती हो रही है, कहां दिक्कत आ रही है, ये आप एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे इस बात का, समझेंगे इस बात को और फिर हेल्प देंगे। डिडक्टिंग द मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्डली, सीधा नंबर काट लो तो इससे क्या होगा? एलिमिनेट कर देंगे एरर्स को, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे बच्चे को, नहीं भाई आप क्या देंगे? डायरेक्ट सीधा नहीं सही कर देते हैं, बट मौका देते हैं, एनालाइज करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, चैलेंज करेंगे और ठीक हो जाएगी लर्निंग जो है। चैलेंज का मतलब ये नहीं यहाँ पे वो चैलेंज आप ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन के केस में भी करते हैं एट टाइम्स। चैलेंज का मतलब ये नहीं कि बच्चे को ह्यूमिलिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स, बच्चों में समस्या समाधान को बढ़ावा किससे मिलेगा? फटाफट से बता दो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पिछले कई सालों में, अलग अलग तरीके से, बस ऑप्शन चेंज कर देता है। तो फंक्शनल फिक्सनेस, अभी आपको बताया था फंक्शनल फिक्सनेस बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ये कौन सा तरीका है कि फंक्शनल फिक्सनेस मतलब आपकी सुई अटक गई है एक ही बात पे, कि आपको लगता है कि किसी काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है ना, ये फंक्शनल फिक्सनेस है कि पेन को सिर्फ लिखने के लिए यूज किया जा सकता है, जबकि पेन को लोग क्रांति के लिए यूज कर रहे हैं, पेन को लोग हेयर बन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, क्लिप की तरह यूज कर रहे हैं। पता नहीं लोग तो इंडिया, वो आजकल चलता है ना इंस्टाग्राम पे कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, तो देश में पेन तो पता नहीं किस किस चीज के लिए लोग यूज कर रहे हैं। पहले मैं एग्जांपल देती भी थी कई बार, तो या कोई और भी चीज, फॉर एग्जांपल तो हम जुगाड़ वाली स्थिति है ना हमारी, अब कोई टी शर्ट आई थी पहनने के लिए, पुरानी हो गई, उसको घर में पोंछे के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है इसका मतलब हमारे अंदर। ठीक। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग तो संकुचित हो जाती है, यानी एक पॉइंट पे आके, जैसे इन 4 ऑप्शंस में से एक सही है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है। तो ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं देती, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा नहीं देती। रिस्पॉन्स सेट भी एक ही तरीका सेट है आपका, जिसको आप मान लेते हैं यूज ऑफ, ये एक काइंड ऑफ फंक्शनल फिक्सनेस और ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक्स, खोजबीन या अन्वेषण का प्रयोग। ये जो ह्यूरिस्टिक है ये शॉर्टकट हैं, फंडे हैं, शॉर्टकट्स हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। कैसे? हमें बताए ये शायद प्रूवन ना हो, रैशनल ना हो, लॉजिक ना हो इनके पीछे, बट ये काम कर जाते हैं कई बार। जैसे रिमोट काम नहीं कर रहा होता घर में, हम 2 बार ऐसे कर लेते हैं। अब इसका साइंटिफिक रीजन हो सकता है हमें पता हो नहीं पता हो, बट काम कर जाएगा हमारे लिए, ये हमारा फंडा है, शॉर्टकट है। तो ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल होते हैं। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे, 2-3 सवाल और हैं। सुलेखा पार्टिसिपेट्स ईगरली इन द डांस कॉम्पिटिशन ओनली बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। ये इस बार भी क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा गया था, जो जनवरी 2021 का पेपर हुआ है। सुलेखा एक बच्ची है जो नृत्य प्रतियोगिता में, मतलब इस तरह का ही कोई क्वेश्चन था। सुलेखा नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार चाहिए। भाई कैश प्राइज चाहिए। हो सकता है सुलेखा के परिवार में बहुत दिक्कत हो सकता है सुलेखा को कोई चीज लेनी हो अपने लिए, कुछ भी हो सकता है, बट सुलेखा मोटिवेटेड है किस लिए? डांस कंपटीशन में। इसलिए नहीं कि डांस में इंटरेस्ट है, होगा डांस में, लेकिन उससे ज्यादा जो रीजन है सुलेखा का वो है फर्स्ट प्राइज लेके आना है कैश में। 11,000 रुपए या 1,100 रुपए मिलेंगे। ये क्या रीजन है? इसका रीजन है बाहर, ये रीजन बाहर है, एक्सटर्नल है। रीजन कुछ भी हो लेकिन ये एक्सटर्नल रीजन है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गई सिंपल। फेलियर अवॉइडिंग तो नहीं है, ये फेलियर से बचना थोड़ी चाह रहे हैं, किसी तरह से फेल ना हो जाऊं, कोई तो अवार्ड मिल ही जाए,
मास्टरी भी नहीं है कि मुझे डांस पसंद है तो इसलिए डांस कर रही हूँ, या इंट्रिंसिकल भी नहीं है कि मतलब डांस में मास्टर बनना है, ऐसा भी नहीं है, और इंट्रिंसिकल भी नहीं है कि रीजन अंदर है जो कि मास्टरी में होता ही है। तो इसलिए दोनों ऑप्शन दे दिए क्योंकि दोनों को होना ही नहीं था। मास्टरी में रीजन अंदर ही होता है किसी काम को करने का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अ मिडिल स्कूल टीचर वांट्स टू एनेबल मीनिंगफुल लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू मेक कनेक्शंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड रियल वर्ल्ड। जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं क्लास में, मान लो नाउन का कॉन्सेप्ट है, उसको वास्तविक दुनिया से जोड़ देना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी एन एप्रोप्रिएट पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, कौन सा तरीका सही होगा कि आप एप्रोप्रिएट पेडागोजी से जोड़ पाए इसको, फटाफट से बताइएगा। पहला है लेट द स्टूडेंट्स लर्न बाय द मेथड ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। नहीं, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स जहां दिख जाए ये नेगेटिव ही है अपने आप में पूरे सीटेट में। लेट द स्टूडेंट्स रिसर्च ऑन करंट इशू इन, ये हम पहले यूज करते थे, आजकल हमारी शिक्षा प्रणाली में हम इसको यूज नहीं करते हैं, मतलब ओवर्टली होता तो है ही, बट हमारी जो मेथड्स हैं वो इसको मानते नहीं है। करंट इशू इन स्मॉल ग्रुप्स, बच्चा सबसे ज्यादा जहां एक्टिव है, सिंपल आंसर वही है, सेकंड ऑप्शन में लग भी रहा है। मेमोराइज करना कोई पॉजिटिव तरीका नहीं है। वर्कशीट दे दो सिर्फ मल्टीपल चॉइस की, इसमें भी कोई सोच पे प्रभाव पड़ नहीं रहा बच्चे के, सबसे ज्यादा एक्टिव है बच्चा सेकंड ऑप्शन में। आज के लिए आखिरी सवाल, फिर आप अपने घर और मैं अपने, हालांकि हम दोनों ही अपने अपने घर हैं, लेकिन हमें करना है डिनर और आपको सोना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा आप समझते हैं इंटरनल मोटिवेशन, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, फटाफट से बताइए। जिसका रीजन अंदर है वो आंतरिक मोटिवेशन है और ये पॉजिटिव होती है, बेहतर होती है सीखने के लिए, फटाफट से बताइएगा। सिलेबस डन है दी, मॉक में पता नहीं क्यों मार्क्स नहीं आते हैं। कौन सा मॉक दे रहे हो पहले तो ये मैटर करेगा। नाम रख दिया अपना अपना ठकुराइन, क्या हो गया हमारे देश को। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें, फटाफट से बताना, खैर ये आपकी चॉइस है। देखिएगा पोल तो तुरंत गायब कर देती है मैडम, सही टाइम पर पोल देती नहीं है, और जो आंसर देने आओ तो पोल गायब। माधुरी पोल मैं नहीं लगा रही हूँ, ये श्रेय हम राहुल को देंगे। वैसे हो सकता है आपके इंटरनेट में दिक्कत हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो जवाब दे ही दे रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा जल्दी भी हो जा रहा हो कुछ क्वेश्चंस में। तो अगर हम देखें यहाँ पे 84% लोग फोर्थ ऑप्शन दे रहे हैं, तो समझते हैं कहानी क्या है। देखो 3700-3800 लोग जवाब दे चुके हैं लगभग। देखना फोर्थ ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, यानी रीजन इंटरनल होना चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा का रीजन भी अंदर ही होगा। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम कॉम्पिटिशन, तो ये तो बाहरी रीजन हो गया, तो बाहरी रीजन है तो ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम अ फियर ऑफ पनिशमेंट, रीजन क्या है, डर पनिशमेंट का, बाहर है, बाहर से मिलेगी। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड, रीजन क्या है, बाहर यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल एक ही ऑप्शन बचता है, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, यानी वो अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत आनंद से आती है, किसी काम को करने में मजा आता है आपको, उससे जो इसलिए आप वो काम कर रहे हैं, तो आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं। और ये एक अच्छा तरीका है कि लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए सीखना बेस्ट है।